लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज पुनः आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के विषय में और विशेष रूप से जो मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी जनजातियां उन पर। ठीक है, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहारिया, जिसे भारत शासन ने सबसे पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की घोषित किया गया है, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने गोंड और भील जनजाति की चर्चा की थी और उसके पहले वाली वीडियो पे हमने मध्य प्रदेश में जनजाति स्टेटिक्स, सांख्यिकी, जनगणनावार आंकड़े या और विशेषताएं, उनके जनजातियों के संबंध में जो शासकीय प्रावधान है, जो उनके लिए किए गए सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं ताकि उत्थान हो सके, वो हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी 3 अनुसूचित जनजातियां बैगा, भारिया और सहारिया। कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति पिछड़ी जनजातियों में से एक है या एक नहीं है। तो तीनों जनजातियों को पिछड़ा घोषित किया गया है। अब चलते हैं, हम क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम बैगा जनजाति के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बैगा। सबसे पहला स्टडी पॉइंट हमारा आज का रहेगा बैगा जनजाति। बैगा कहाँ रहती है? मुख्य रूप से मंडला में। मंडला में बैगा चक क्षेत्र है, मतलब बैगा क्षेत्र है जहां बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा मंडला के अलावा डिंडौरी और सिवनी में भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी जिले हैं। बैगा सामान्यतः जनजाति पढ़ते हैं हम, इसके पहले गोंड भील भी पढ़ा था, तो जनजाति का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो बैगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ है पुरोहित या पंडा। तो पुरोहिती का काम करते हैं या पंडा मतलब भगवान की पूजा का काम करते हैं ये लोग, और ये चिकित्सक भी होते हैं साथ में ये चिकित्सक भी होते हैं, वैद्य भी होते हैं। ठीक है, इनका विकसित रूप जो है वो बिझावर है। मतलब बैगाओं में जो विकसित बैगा होते हैं, जो थोड़े से जानकार होते हैं, सूझबूझ ज्यादा रहती है इनमें, वो बिझावर कहलाते हैं। बिझावर जो है बैगा की उपजाति है। ठीक है, अब हमने गोंड जनजाति पढ़ते समय एक नाम पढ़ा था, हाँ, बेरियल एल्विन का, जिन्होंने घोटुल पर एक बुक लिखी थी। ठीक है, तो बेरियल एल्विन ने बैगाओं पर भी बुक लिखी है। बुक का नाम है द बैगा, ये पुस्तक लिखी हुई है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि द बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? बेरियल एल्विन ने। ठीक है, अब बैगा जनजाति हम देखते हैं कि पंचायत व्यवस्था क्या है, परिधान क्या है। तो पंचायत व्यवस्था में मतलब किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था बैगा गांव में होती है। तो बैगा गांव में 5 पंच होते हैं। ठीक है, 5 पंच। सबसे प्रमुख पंच होता है मुकद्दम या मुकदम, जो इसका मुखिया होता है। उसके अलावा दीवान, कोटवार, ये पंचों में आते हैं। कोटवार मालूम है, सामान्य है। ठीक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था देखता है, एक प्रकार का हवलदार जैसा उसकी भूमिका होती है। इसके अलावा दवार और एक होता है समरथ। तो हालांकि सब महत्वपूर्ण नहीं है, आप मुकदम याद रखें कि पंचायत का मुखिया इनमें जो है वो मुकदम होता है। इनके गांव जो हैं, बैगा गांव को, जैसे हमने पढ़ा था अन्य जनजातियों में, भील वगैरह में भी गांव के अपने विशेष नाम होते थे। तो बैगा के गांव जो है वो पूर्वा कहलाते हैं, पूर्वा नाम से गांव होते हैं। और कोटवा उनका सुरक्षक होता है। ठीक है, और बैगा स्वयं पुरोहित जनजाति है। इसके अलावा अब इनकी विवाह प्रथाएं देखें हम बैगा जनजाति में, तो सारी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह वर्जित होते हैं। मतलब एक ही पिता की संतान या चाचा की संतान में विवाह नहीं होते, लेकिन जनजातियों में मामा बुआ में विवाह संबंध होते हैं। मामा बुआ के लड़के लड़कियों में विवाह संबंध सब जनजातियों में होते, तो बैगाओं में भी मामा बुआ के पुत्र पुत्रियों में विवाह संबंध देखे जाते हैं। इसके अलावा एक विशेष विवाह यहाँ होता है, ये जो अलग इस जनजाति को अलग बनाता है, नाना और नातिन का विवाह। ठीक है, या नानी और नाती का विवाह की परंपरा में देखी जाती है। ये प्रमुख बैगा जनजाति को अलग बनाता, अन्य जनजातियों में नहीं होती। इसके अलावा जो हमने गोंड भील में देखी थी, मंगनी विवाह, चोर विवाह, पेठल विवाह, लमसेना विवाह, वो इनमें आती है। ठीक है, बैगा गोंड की उपजाति है, तो लमसेना विवाह जो गोंडों में था,
मंगनी विवाह था, उतना विवाह था, ये इनमें है, ये बहुत फेमस, बहुत अलग नहीं बनाता। ध्यान रखना, बैगा जनजाति में फेमस जो उसको अलग बनाता है वो है नाना और नानी का विवाह और नानी और नाती का विवाह। ठीक है, अब इसमें भोजन पद्धति पूछी जाती है, बैगा जनजाति की भोजन पद्धति। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन अलग से बनता है। भोजन पद्धति में 3 स्वरूप होते हैं भोजन के। पहला होता है बासी, दूसरा होता है पेज और तीसरा होता है ब्यारी। सुने हुए से नाम है। बासी मतलब सुबह का भोजन, पेज मतलब दोपहर का भोजन, ये पेज कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ब्यारी मतलब शाम या रात का भोजन। ठीक है, तो भोजन पद्धतियों में पेज भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखेंगे। ठीक है, कृषि पद्धति देखें, बैगा जनजाति की कृषि पद्धति देखें तो कृषि में एक दाह्य कृषि होती है, और सामान्यतः जनजातियां होती है उनमें स्थानांतरित कृषि होती है। दाह्या जो है वो भी स्थानांतरित कृषि होती है। एक महत्वपूर्ण बात जो बैगाओं को यूनिक बनाती है वो इनमें हल चलाना वर्जित है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस जनजाति में हल चलाना वर्जित होता है। ये भूमि पर हल नहीं चलाते, बगैर हल चलाए जो है वो खेती करते हैं, या तो कुदाली से करते हैं या फिर सामान्य भूमि में बुआई कर देते हैं। ठीक है, और मान लो इनमें से कुछ हैं जिनमें हल चलाते भी हैं तो उसमें महिलाएं हल को स्पर्श नहीं करती। 2 बातें आती हैं, मुख्य रूप से बैगाएं हल नहीं चलाते, इसके अलावा जो बैगा थोड़े विकसित हैं, हल चलाते भी हैं, उनमें महिलाएं जो हैं वो हल स्पर्श नहीं कर सकती, ये प्रतिबंधित होता है। ये बैगा जनजाति को अपना एक पहचान देती हैं। इसमें साज नामक जो वृक्ष है, साज वृक्ष, साज नामक वृक्ष जो है वो आराध्य वृक्ष होता है, इसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, आराध्य वृक्ष होता है। ठीक है, प्रमुख देव वही, क्योंकि गौंड की उपजाति है तो बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव भूमि के रक्षक होते हैं, अलग इसमें कुछ नहीं। नृत्य वही जो गौड़ों में थी, कर्मा, सेला, ददरिया, वही नृत्य इनके रहेंगे। और पहनावा जो फेमस है, पहनावा में सामान्यतः आभूषण पहनना, गोदना गदवाना रहेगा, पुरुष धोती पहनेंगे, ये कॉमन चीज है। बस एक कपची नामक धोती होती है जो महिलाएं पहनती हैं, कपची नामक छोटी धोती होती है जो महिलाएं पहनती हैं, ये अलग है इनमें, जो अन्य जातियों में, अन्य जनजातियों में नहीं देखने को मिलती है। तो जो यूनिक रहेगा वो आपको याद करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्या देखा बैगा हमने, बैगा जो है शाब्दिक अर्थ हो गया पुरोहित या पंडा, विकसित रूप इनके बिझावर हो गए जो चिकित्सा का काम करते हैं। बेरियर एलमन ने द बैगा नाम पुस्तक थी। मंडला में क्षेत्र है बैगाचक क्षेत्र, तो मुख्य रूप से मंडला में निवास करते हैं। मुकद्दम इनके गांव का मुखिया होता है, गांव को पूर्वा कहते हैं। विवाह समगोत्री विवाह नहीं होता, नाना नातिन का विवाह, नानी नाती का विवाह फेमस होता है। इसके अलावा जो गोंड जनजाति में विवाह थे, मगनी, चोर, उपना विवाह, ये इनमें भी होते हैं। भोजन से क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण है बासी सुबह का भोजन, पेज दोपहर का भोजन, पेज ज्यादा याद रखेंगे आप, और ब्यारी शाम का भोजन। कृषि दाह्य पद्धति पाई जाती है जो स्थानांतरित कृषि है। हल चलाना वर्जित होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बैगा के बारे में, क्योंकि बैगा को यूनिक बनाता है। महिलाएं हल को स्पर्श नहीं करती, साज वृक्ष की पूजा करते हैं, ये भी यूनिक है। और बाकी देवता, नृत्य, ये कॉमन है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये देखा हमने बैगा जनजाति के बारे में। अब हम बात करते हैं भारिया जनजाति के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भारिया। भारिया 2 नाम से शाब्दिक अर्थ होते हैं। पहला, भारिया का अर्थ यह लिया जाता है कि ज्ञान का अभाव या भार ढोने वाले। तो भार ढोने वाले भारिया, इनमें एक उपजाति होती है भूमिया, कभी कभी भारिया को ही भूमिया कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान का अभाव होता है। 1981 की जो जनगणना थी उनमें इनको जंगलियों का जंगली कहकर संबोधित किया गया था, क्योंकि बहुत पिछड़ा जनजाति है। लगभग आज भी खाना बदोशी जीवन, खाना बदोशी रहन सहन इनका है, इसलिए इन्हें जो है 1981 की जनगणना में जंगलियों को जंगली कहा गया था। गोंडों को अपना अग्रज मानते, गोंड जो होते हैं इनको अपना अग्रज मानते हैं। गोंड मतलब भारिया लोग गोंडों को अग्रज मानते हैं। ठीक है, बड़ा भाई मानते, कहते हैं गोंड जनजाति जो है वो बड़े भाई। इसके अलावा भारिया जनजाति में हम देखेंगे, ये तो अर्थ हो गया, गोंड अग्रज बनाते, ये हो गया। कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा के पातालपुर में पाई जाती है जनजाति। छिंदवाड़ा में कहाँ पाई जाती है?
पातालकोट में जनजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पटेल जाति नहीं, पटेल इनके मुखिया होते हैं, गांव के मुखिया। जैसे बेगम हमने पढ़ा था कि गांव के मुखिया जो हैं वो मुकद्दम होते हैं, ऐसे जो भारी जनजाति है उनके गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं, गांव या समाज के मुखिया। भरनौती बोली, ठीक है, बोली है भरनौती। भरनौती बोली बोलते हैं, याद रहेगी, भारिया से भरनौती जाएगा। इनमें भी सगोत्रीय विवाह वर्जित रहता है। मामा बुआ की पुत्र पुत्रियों में विवाह होता है। चूड़ी प्रथा, लमसेना विवाह, मंगनी विवाह, तो विवाह और विधवा पुनर्विवाह भी लगभग सभी जनजातियों में पाया जाता है। तो ये इसमें विवाह प्रथा में कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है। भोजन भी कोई कॉमन है, कोई विशेष नहीं। मांस खाते हैं, मदर साकेत करते हैं। कोदो कुट की जनजातियों का भोजन होता ही है, तो वो भी कॉमन है, इसमें कोई विशेष नहीं है। हाँ, अब आवास इनको विशेष बनाता है। धाना नामक आवास होते हैं, श्रृंखलाबद्ध आवास स्थल। श्रृंखलाबद्ध आवास होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ढाना कहते हैं। तो ये फेमस है। इनमें भी दाहिया कृषि पद्धति होती है, जो झूम खेती दाहिया कृषि की जाती, जो बैगा में भी करते थे। तो दाहिया कृषि जो है आपको याद रहेगा कि एक प्रकार की स्थानांतरित या झूम कृषि है। और महत्वपूर्ण बात है रंगभंग। रंगभंग, जैसे हमने देखा था कि गोंड जनजाति में घोटल आवास पाए जाते हैं, जो उनके आवासीय क्षेत्र है, उनके बीच बीच एक बड़ा आवास, सामुदायिक आवास होता है, जिनमें युवक युवती रहते हैं। तो यहाँ जो है रंगभंग नाम का युवा गृह होता है, सामुदायिक युवा गृह, जहाँ प्रणय शिक्षा मिलती है, यौन शिक्षा दी जाती है युवाओं को, या और भी अन्य युवा के लिए जो आवश्यक शिक्षा होती है वो उनको दी जाती है। नृत्य कॉमन है, कर्मा, सेला, सेतम भेतम नृत्य होते हैं। हालांकि ये अन्य जनजातियों में, गोंड जनजातियों में पाए जाते हैं, तो इसमें कोई अलग ऐसा है नहीं। सेतम भेतम कर्मा सेला ये नृत्य होते हैं, गोंड की ही अनुज माने जाते हैं। तो जो गोंडों के नृत्य रहेंगे वो इनके रहते हैं। देवता वही, बड़ा देव, बूढ़ा देव, नारायण देव, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। पर्व त्योहार कौन से मनाते हैं, तो दिवाली होली जैसे त्योहार तो सारे मनाते हैं। इसके अलावा बिद्री पूजा पर्व है, और नवाखानी ये अलग है। यात्रा पर्व जो है, यात्रा, नवाखानी और बिद्री पूजा, ये यात्रा, नवाखानी और बिद्री पूजा नामक ये पर्व होते हैं। हालांकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सही नहीं है। एमपीपीएससी में जब जनजातियों का वर्णन करना पड़ता है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो वहाँ ये छोटे छोटे पॉइंट को भी जिक्र करना होता है। बाकी जो 1 नंबर वाला कॉम्पिटिशन होता है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो भारी जनजाति में जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या महत्वपूर्ण होगा, सबसे पहले इनका अर्थ क्या है, ज्ञान का भाव, भार होने वाले कहलाते हैं। भूमि इन्हीं को बोलते हैं। छिंदवाड़ा की पातालकोट में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जंगलियों को जंगली कहा जाता है 1981 जनगणना में, गोंडों को अग्रज मानते हैं। इसके अलावा जो पूछेंगे आपसे वो ढाना पूछ सकते हैं, श्रृंखलाबद्ध आवास, रंगभंग पूछ सकते हैं, युवा ग्रहण के, ये भारी जनजाति क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अब अंतिम जनजाति, तीसरी जो पिछली जनजाति उनमें से बेगा हमने पढ़ लिया, भारिया पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं सहारिया। सहारिया शब्द जो है वो शहर से बना है, और शहर मतलब होता है शेर, ठीक है, या शेर के साथ रहने वाले, शेर के साथ रहने वाले, ठीक है, शहरिया कहलाए। और शहर का मतलब एक और निकाल जाता है जंगल, मतलब जंगल में रहने वाले। तो 2 अर्थ निकलते हैं शहर के, शेर के साथ रहने वाले शहर, और जंगल में रहने वाले। शहर का मतलब जंगल, तो जंगल में रहने, ये शहर सिटी वाला शहर नहीं है, शहर है, ठीक है। तो जंगल, और जंगल में रहने वाले, इसलिए इनको जो है वो शहरिया कहा जाता है, ठीक है। कहाँ रहते हैं, बेगा कहाँ थे, मंडला में। पातालकोट की भारिया कहाँ थे, छिंदवाड़ा में। तो इनका जो पार्ट है शहरिया, वो नॉर्थ एमपी है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। नॉर्थ एमपी की फेमस जनजाति है क्षेत्र ग्वालियर, गुना, श्योपुर, ये इनका आवास क्षेत्र है। ग्वालियर हो गया, श्योपुर हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, ये पड़ोसी जिले हैं आपस में वहीं। तो ये इनका नॉर्थ एमपी के जिले हैं, वहां इनका निवास है। ये भी इनका यूनिकनेस याद होती है कि नॉर्थ एमपी की जनजाति कौन सी है, ठीक है। इनमें पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। हालांकि ये विशेषता जो है
वो गोंड जनजाति में भी थी और भील में भी थी। यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार वाली जनजातियां मध्य प्रदेश में शायद कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई भी जनजाति मात्र सत्तात्मक नहीं है, सारी जनजातियां सामान्यतः पितृसत्तात्मक। तो हालांकि इसमें कोई फेमस अलग बात नहीं है। मुखिया वही, इनका पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ठीक है। सहराना, ये महत्वपूर्ण है, सहराना इनके निवास कहते हैं, तो आपको याद रहेगा। ठीक है। जैसे हमने बेगा का जो था भारिया के घर देखे थे, भारिया के घर जो है ढाना कहलाता है। ठीक है, देखा। तो यहाँ आवास बेगम के लिए घर के लिए कोई विशेष नाम नहीं था। ठीक है, गांव का नाम पूर्वा जरूर था। तो सहराना इनके निवास स्थल को कहते हैं। सामुदायिक भवन में होता है, जैसे रंगभंग नामक सामुदायिक भवन था भारिया में, इसे इसमें सामुदायिक भवन होता है। उसका नाम होता है, सामुदायिक भवन का नाम होता है बगला। ये धर्मशाला होती है, कह सकते हैं भवन, या धर्मशाला भी कह सकते हैं। इनका नाम होता है बगला, बगला नहीं बगला। ठीक है ना, बंगला नहीं बगला होते हैं, सामुदायिक भवन में होते हैं। आर्थिक कार्रवाई, कृषि उपज, वनों का संग्रह, कोई विशेष इसमें नहीं है। ठीक है। नृत्य में एक फेमस नृत्य है दुलदुल घोड़ी, जो इनको यूनिक बनाता है, दुलदुल घोड़ी। बारात वगैरह में ये डांस किया जाता है, तो दुलदुल घोड़ी प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा तेजाजी और लहवी नृत्य भी किया जाता है, जो अन्य जातियों में, जनजातियों में देखने को नहीं मिलता है। गीत में एक लंगुरिया गीत है, फौगट है, पांडव कथाओं का गायन करते हैं, गाट लीला है और ख्याल गायन करते हैं। तो गीत कौन से हैं? लंगुरिया, ठीक है, लंगुरिया, फागट, पांडव कथा और ख्याल गायन। तो ये इनके गीत हैं। ठीक है। देवी देवता, यहाँ ये जो है सहारिया लोग जो हैं, इनमें बड़ा देव बुरा देव नहीं मानते। ये दुर्गा, सीता और भैरव की पूजा करते हैं। ठीक है। तो आपने अंतर देख लिया, हमने देखा भारिया जनजाति, बेगा जनजाति और सहारिया जनजाति। ठीक है। तीनों में निवास क्षेत्र, भारिया और बेगा का निवास क्षेत्र अलग अलग है, सहारिया का तो टोटल अलग है, नॉर्थ एमपी है। तुलना देख लें, बैरियर एलिवन ने गोंड में द घोटल करके पुस्तक लिखी है, तो द बेगा करके, ठीक है, बैरियर एलिवन ने इसमें लिखी। बाकी भारिया और सहारिया पर बुक ऐसा कोई फेमस देखने नहीं आता। ठीक है। निवास स्थल देख लिया, ढाना देखा भारिया के आवास स्थल, तो यहाँ हमने आवास स्थल देखे थे सहराना सहारिया के। ठीक है। फिर भी कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एक ही बनता है कि कौन सी जनजाति सर्वाधिक पिछड़ी है, कौन सी नहीं है, भारिया का निवास स्थल कहाँ है, बेगा कहाँ पाए जाते हैं, सहारिया। सहारिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा बताने के लिए। श्योपुर जो है वहां सहारिया जनजाति का संग्रहालय है, ये पूछा गया कई बार, सहारिया जनजाति संग्रहालय। वैसे मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ है? हाँ, जो ट्राइबल म्यूजियम है वो भोपाल में, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। आप या हम कभी भी इसको देख सकते हैं, बस जो अवकाश के दिन वहाँ होते हैं वहाँ उस समय नहीं जा सकते, तो देखना चाहिए। तो श्योपुर जो है वो सहारिया जाति का, श्योपुर के किले में सहारिया जनजाति का संग्रहालय है। उम्मीद है आपको तीनों जनजातियां जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियां समझ में आई होंगी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सुनने के साथ साथ वीडियो के नोट्स समझ जाएं ताकि आगे आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, थैंक यू।